बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि फौजी कानून के चलते जिन पंजाब निवासियों को जेल में डाला गया था, अंततः सरकार को उन्हें अब छोड़ देना पड़ा। इसी बीच कांग्रेस की बैठक हुई और गांधी जी ने अपना प्रस्ताव बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया। समझौते के पश्चात प्रस्ताव पास भी हो गया। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय कांग्रेस में प्रवेश। मुझे कांग्रेस के कामकाज में हिस्सा लेना पड़ा, इसे मैं कांग्रेस में अपना प्रवेश नहीं मानता। इससे पहले कि कांग्रेस की बैठकों में मैं गया, सो सिर्फ अपनी वफादारी की निशानी के रूप में। छोटे से छोटे सिपाही के काम के सिवा मेरा वहां दूसरा कोई कार्य हो सकता है, ऐसा पहले की बैठकों के समय मुझे कभी आभास नहीं हुआ था। न इससे अधिक कुछ करने की मुझे इच्छा हुई थी। अमृतसर के अनुभव ने बतलाया कि मेरी एक दो शक्तियां कांग्रेस के लिए उपयोगी हैं। कांग्रेस ये देख रहा था कि पंजाब की जांच कमेटी के मेरे काम से लोकमान्य, मालवीय जी, मोतीलाल, देशबंधु आदि खुश हुए थे। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बैठकों और चर्चाओं में बुलाया। इतना तो मैंने देख लिया था कि विषय विचारणी समिति का सच्चा काम इन्हीं बैठकों में होता था और ऐसी चर्चाओं में वे लोग सम्मिलित होते थे जिन पर नेता विशेष विश्वास या आधार रखते थे और दूसरे वे लोग होते थे जो किसी न किसी बहाने से घुस जाते थे। अगले साल करने योग्य कामों में से दो कामों में मुझे दिलचस्पी थी, क्योंकि उनमें मैं कुछ दखल रखता था। एक था जलियांवाला बाग के हत्याकांड का स्मारक। इसके बारे में कांग्रेस ने बड़ी शान के साथ प्रस्ताव पास किया था। स्मारक के लिए करीब 5 लाख रुपए की रकम इकट्ठी करनी थी। उसके संरक्षकों यानी ट्रस्टियों में मेरा नाम भी था। देश में जनता के काम के लिए भिक्षा मांगने की जबरदस्त शक्ति रखने वालों में पहला पद मालवीय जी का था और है। मैं जानता था कि मेरा दर्जा उनसे बहुत दूर नहीं रहेगा। अपनी ये शक्ति मैंने दक्षिण अफ्रीका में देख ली थी। राजा महाराजाओं पर अपना जादू चलाकर उनसे लाखों रुपए प्राप्त करने की शक्ति मुझ में नहीं थी, आज भी नहीं है। इस विषय में मालवीय जी के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाला मुझे कोई मिला ही नहीं। मैं जानता था कि जलियांवाला बाग के काम के लिए उन लोगों से पैसा नहीं मांगा जा सकता। इसलिए रक्षक का पद स्वीकार करते समय ही मैं ये समझ गया था कि इस स्मारक के लिए धन संग्रह का बोझ मुझ पर पड़ेगा। और यही हुआ भी। बंबई के उदार नागरिकों ने इस स्मारक के लिए दिल खोल कर धन दिया और आज जनता के पास उसके लिए जितना चाहिए उतना पैसा है। किंतु हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के मिश्रित रक्त से पावन बनी हुई इस भूमि पर किसी तरह का स्मारक बनाया जाए, अर्थात पड़े हुए पैसों का क्या उपयोग किया जाए, ये एक विकट सवाल हो गया। क्योंकि तीनों के बीच आज दोस्ती के बदले दुश्मनी का भास हो रहा है। मेरी दूसरी शक्ति लेखक और मुंशी का काम करने की थी, जिसका उपयोग कांग्रेस कर सकती थी। नेतागण ये समझ चुके थे कि लंबे समय के अभ्यास के कारण कहां, क्या और कितने कम शब्दों में व अविनय रहित भाषा में लिखना चाहिए, सो मैं जानता हूं। उस समय कांग्रेस का जो विधान था वो गोखले की छोड़ी हुई पूंजी थी। उन्होंने कुछ नियम बना दिए थे। उनके सहारे कांग्रेस का काम चलता था। वे नियम कैसे बनाए गए, इसका मधुर इतिहास मैंने उन्हीं के मुंह से सुना था। पर अब सब कोई ये अनुभव कर रहे थे कि कांग्रेस का काम उतने नियमों से नहीं चल सकता। उसका विधान बनाने की चर्चाएं हर साल उठती थीं, पर कांग्रेस के पास ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं थी जिससे पूरे वर्ष भर उसका काम चलता रहे अथवा भविष्य की बात कोई सोचे। उनके 3 मंत्री होते थे, पर वास्तव में कार्यवाहक मंत्री तो एक ही रहता था। वो भी 24 घंटे दे सकने वाला नहीं होता था। एक मंत्री कार्यालय चलाए या भविष्य का विचार करे अथवा भूतकाल में उठाई हुई कांग्रेस की जिम्मेदारियों को वर्तमान वर्ष में पूरा करे। इसलिए इस वर्ष ये प्रश्न सबकी दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण बन गया। कांग्रेस में हजारों की भीड़ होती थी। उसमें राष्ट्र का काम कैसे हो सकता था? प्रतिनिधियों की संख्या की कोई सीमा न थी। किसी भी प्रांत से चाहे जितने प्रतिनिधि हो सकते थे। इसलिए कुछ व्यवस्था करने की आवश्यकता सबको प्रतीत हुई। विधान तैयार करने का भार उठाने की जिम्मेदारी मैंने अपने सिर ली। मेरी एक शर्त थी, जनता पर 2 नेताओं का प्रभुत्व मैं देख रहा था। इससे मैंने चाहा कि उनके प्रतिनिधि मेरे साथ रहें। मैं समझता था कि वे स्वयं शांति से बैठकर विधान बनाने का काम नहीं कर सकते। इसलिए लोकमान्य और देशबंधु से उनके विश्वास के 2 नाम मैंने मांगे। मैंने ये सुझाव रखा कि इनके सिवा विधान समिति में और कोई ना होना चाहिए। ये सुझाव मान लिया गया।
लोकमान्य ने श्री केलकर का और देशबंधु ने श्री IB सेन का नाम दिया। ये विधान समिति एक दिन भी कहीं मिलकर नहीं बैठी। फिर भी हमने अपना काम एक मत से पूरा किया, पत्र व्यवहार द्वारा अपना काम चला लिया। इस विधान के लिए मुझे थोड़ा अभिमान है। मैं मानता हूं कि इसका अनुकरण करके काम किया जाए तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। यह तो जब होगा, परंतु मेरी यह मान्यता है कि इस जिम्मेदारी को लेकर मैंने कांग्रेस में सच्चा प्रवेश किया। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय कांग्रेस में प्रवेश। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का, प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।